Hello dear student, welcome to Gyandeep School. Today I am going to teach you history of class 8 and the chapter name is European Power in India. This is the part 2 video of this chapter. If you haven't watched part 1 video of this chapter, at first watch part 1 video of this chapter. Okay, you can get part 1 video link from description box, or you can get also part 1 video from I button. Okay, in the previous part of this chapter we have learned about Portuguese in India, the Dutch and their trade in India, the French trade in India, the British trade in India. इट मीन्स प्रीवियस वीडियो में हम लोग पुर्तगीज, फ्रेंच, डच और ब्रिटिश ट्रेड इन इंडिया के बारे में पढ़े थे। दैट मीन्स हम लोग प्रीवियस वीडियो में ये पढ़े थे कि वो सब यूरोपियंस कंट्री हमारे कंट्री में कैसे आया ट्रेड करने। ओके, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन साउथ इंडिया. Okay, in this video we are going to learn about Anglo-French rivalry in South India. South India में Anglo means British, French means clearly है यहाँ French लिखा हुआ, तो British ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच कंपनी के बीच में वार हुआ था साउथ इंडिया में, तो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। क्लियर है? हियर द फर्स्ट कार्नेटिक वार, डोंट बी कंफ्यूज अबाउट, यस द वर्ड इज कार्नेटिक। कार्नेटिक वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है, इसी को हिंदी में कहा जाता है प्रथम कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक जिसको आप कर्नाटका बोलते हैं वही यहाँ पे है, तो इसको हम लोग द फर्स्ट कार्नेटिक वार कहते हैं, जिसका पीरियड था 1744 टू 1748। क्लियर है? आई होप कि आप समझ गए होंगे। कर्नाटका में वार जो हुआ था उसी को द फर्स्ट कार्नेटिक वार कहा जाता है। क्लियर है? द वार वाज फाउट बिटवीन द फ्रेंच एंड द इंग्लिश कंपनीज ओवर द इशू ऑफ मुगल सूबा ऑफ कर्नाटक। यानी वार जैसे कि होता क्या है, जनरली हम लोग नाम देखकर हमें समझ में यह आता है कि जैसे द फर्स्ट कर्नाटिक वार लिखा हुआ है और मैंने आपको कहा है कि हिंदी में इसको प्रथम कर्नाटक युद्ध कहा जाता है, तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट नाम दैट कि ये वार इंडियंस और अदर के बीच हुआ था या फिर इंडियंस और इंडियंस बीच हुआ था। ऐसा नहीं है, क्योंकि उस टाइम फ्रेंच या फिर ब्रिटिश इंडिया में ही था, तो फ्रेंच और इंडिया के बिटवीन हुआ था वार। तो कहाँ हुआ था? कर्नाटका में हुआ था, सो इसको हम लोग द फर्स्ट कार्नेटिक वार कहते हैं। क्लियर है? तो ये किस लिए हुआ था? मुगल सूबा जो कि कर्नाटक में था दैट टाइम की, जैसे अगर आप देख ले 1744 की बात है, तो इस टाइम इंडिया में कौन रूल ओवर कर रहा था? मुगल एम्पायर। तो मुगल का जो सूबा था कार्नेटिक, है ना, उसके इशू लेकर या समझिए उस पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से ये वार किया। कौन? ब्रिटिश एंड फ्रेंच। द इंग्लिश कंपनी लॉस्ट मद्रास। इंग्लिश कंपनी मद्रास को, मतलब मद्रास हार गया था पहले, तो कह रहा है कि अब क्या हुआ कि जब ये वार हुआ था 1744 में टू 1748, तो कह रहा है इन 1748 मद्रास जो कि प्रेजेंट में चेन्नई हम लोग जानते हैं, वाज हैंडेड ओवर बाय द फ्रेंच, यानी फ्रेंच के द्वारा दे दिया गया था किसको? टू द इंग्लिश थ्रू अ पीस ट्रीटी। क्लियर है? यानी इंग्लिश को, ब्रिटिश को मद्रास वापस दे दिया गया था किसके द्वारा? फ्रेंच के द्वारा। और ये क्या? पीस ट्रीटी हुआ था। ट्रीटी मीन्स हियर इज दैट समझौता, जिसको हिंदी में संधि कहते हैं। तो होता क्या था कि जब वार होता था, जब आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे, मेनली मॉडर्न हिस्ट्री को,
तो आपको ये पता चलेगा कि इंग्लिश यानी ब्रिटिश क्या करता था, वार लड़ता था और वो क्या कर लेता था, लास्ट में ट्रीटी कर लेता था, है ना, इस तरह यानी संधि कर लेता था, समझौता कर लेता था, उसके थ्रू उसे कोई भी प्लेस मिल जाता था। तो इसको इस यानी फर्स्ट कार्नेटिक वार में ब्रिटिश को कौन सा मिला जगह, मद्रास, जिसको आज हम लोग चेन्नई कहते हैं। क्लियर है। द सेकेंड कर्नेटिक वार, इसी को हिंदी में कहा जाता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। क्लियर है। तो द सेकेंड कर्नेटिक वार 1748 टू 1754 यानी 1748 से लेकर 1754 तक सेकेंड कर्नेटिक वार हुआ था। द वार वॉज फाउट ओवर द इशू ऑफ सक्सेशन, यानी वार क्यों हुआ था, क्योंकि फर्स्ट वार में आप देखे थे जीत गया था ब्रिटिश, तो इसी के वजह से हुआ था। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे होता क्या था, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ब्रिटिश जहाँ भी जीतता था तो वहाँ खुद शासन नहीं करता था, वहीं किसी को अपना वो आप कह सकते हैं कि जो अपने अंडर में उसको वहाँ उस रीजन का जो भी राजा होता था उसको वहाँ का नवाब या राजा बना देता था, है ना। जब आप हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंग्रेज जो भी जगह को जीतता था तो उस जगह पर वो खुद शासन नहीं करता था, उसी एरिया में या उसी रीजन का जो राजा रहता था तो उसी को वो मतलब आप कह सकते हैं कि जो एक तरह से पोजीशन में रखता था, अपने अधिकार में रखता था, सिर्फ नाम मात्र का वो शासन करता था, लेकिन ओवरऑल पावर किसके पास रहता था, ब्रिटिश के पास। क्लियर है। तो इसमें क्या था, सक्सेशन के लिए वार हुआ था, सेकेंड कार्नेटिक वार। तो वो क्या रीजन था, मेनली द फ्रेंच वांटेड टू इंस्टॉल चंदा साहिब एज द नवाब ऑफ कार्नेटिक, यानी फ्रेंच कंपनी चाहता था कि चंदा साहिब को नवाब बनाया जाए, कहाँ का, कर्नाटका का, है ना, कर्नेटिक का। वेराइज द इंग्लिश कंपनी सपोर्टेड मोहम्मद अली, और जिसमें कि इंग्लिश कंपनी क्या चाहता था कि मोहम्मद अली को बनाया जाए कर्नाटक का नवाब। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट हो गया, कंट्रोवर्सी हो गया दोनों के बीच में, बिकॉज फ्रेंच चाह रहा है चंदा साहिब को बनाए कर्नाटका का नवाब और इंग्लिश कंपनी चाह रहा है कि मोहम्मद अली को बनाए कर्नाटक का नवाब। तो इसी से क्या हुआ, दोनों में वार हुआ। कब हुआ था, 1748 से लेकर 1754 तक ये सेकेंड कार्नेटिक वार था। क्लियर है। इन द वार द फ्रेंच वर डिफीटेड, युद्ध में यानी वार में फ्रेंच हार गया था। मोहम्मद अली वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द नवाब ऑफ कर्नाटक, और मोहम्मद अली को वहां का कर्नाटका का नवाब बना दिया गया था। मैंने आपको पहले ही कहा था ब्रिटिश जो भी प्लेस को जीतता था तो वहां उस लोकल में जो भी रहता था उसे वहां का नवाब या राजा बनाता था। क्लियर है। नेक्स्ट इज द थर्ड कार्नेटिक वार, कर्नाटका युद्ध 3 हुआ था, 3 गो हुआ था, तो वही हमारा यहाँ थर्ड है ना, इसी को हिंदी में कहते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो द थर्ड कर्नेटिक वार 1756 से लेकर 1763 तक हुआ था। क्लियर है। When the 7 years war broke out between the French and the English in Europe, because इस टाइम क्या था कि अदर यानी वर्ल्ड में भी यानी इंडिया के अलावा अदर यानी यूरोप में भी फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में वार हो रहा था। 7 years वार, 7 साल तक वार हुआ था। द लास्ट फेज ऑफ द कन्फ्लिक्ट का यानी झगड़ा का लास्ट फेज कौन सा था, थर्ड कार्नेटिक वार स्टार्टेड बिटवीन द इंग्लिश एंड द फ्रेंच इंडिया एंड फ्रेंच इन इंडिया, यानी लास्ट जो वार था, बिकॉज 2 वार इससे बिफोर हो गया था, है ना, द फर्स्ट कार्नेटिक वार एंड द सेकेंड कार्नेटिक वार। तो ये लास्ट वार था किसके बीच में, इंग्लिश एंड फ्रेंच के बीच में, कहाँ, इन इंडिया, अपने कंट्री में। इन 1760 द थर्ड बैटल ऑफ कर्नेटिक वाज फाउट एट वांडीवास। वांडीवास एट प्रेजेंट में तमिलनाडु में है। मैं आपको मैप के थ्रू दिखाता हूं कहां पे वांडीवास है। आप ये देख रहे हैं ग्लोब है ना, आप यहाँ ये इंडिया को देख रहे हैं, तो आप ये देख रहे हैं इंडिया को, ये आप जानते हैं यहाँ पे तमिलनाडु है। क्लियर है।
आई होप कि आप इजीली समझ रहे होंगे ये क्या है, तमिलनाडु है। तो मैं आपको वांडीवास दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं अभी वांडीवास का प्रेजेंट डैम है वांडावासी, है ना। आप देख रहे हैं वांडावासी फोर्ट, है ना, वांडावासी म्युनिसिपल ऑफिस, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट वांडीवास का नाम है वांडावासी, जो कि एट प्रेजेंट तमिलनाडु में पड़ता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ओके, तो थर्ड कार्नेटिक वार कहाँ हुआ था? वांडीवास में। आफ्टर द क्रशिंग डिफीट ऑफ द फ्रेंच बाय द इंग्लिश जनरल सर आयरकूट, यानी काफी बुरी तरीका से फ्रेंच हार गया था, है ना, इंग्लिश से। तो जनरल कौन था? सर आयरकूट। दे द फ्रेंच लॉस्ट देयर पोजेशंस इन इंडिया, यानी ये वार से फ्रेंच का जो भी अधिकार था इंडिया में, जहां भी कब्जा था, पोजेशन है ना, जहां भी अधिकार था, वो लॉस्ट हो गया, खत्म हो गया। क्लियर है? आफ्टर द ट्रीटी ऑफ पेरिस, पेरिस ट्रीटी के बाद इन 1963 बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड, यानी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ था 1963 में। द फ्रेंच कंपनी वाज गिवन बैक इट्स फैक्ट्रीज बट इट वाज नॉट परमिटेड टू कीप द ट्रूप्स, यानी थोड़ा सा आप यहाँ पे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में बताया जा रहा है कि ट्रीटी ऑफ पेरिस जो हुआ था 1963 में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, तो द फ्रेंच कंपनी वाज गिवन बैक, यानी फ्रेंच कंपनी को गिवन वापस दे दिया गया था इट्स फैक्ट्रीज, बट इट वाज नॉट परमिटेड टू कीप द ट्रूप्स, यानी उसे परमिटेड नहीं था ट्रूप्स को रखने का। ट्रूप मीन्स यहाँ पे आर्मी आप कह सकते हैं। क्लियर है? Thus their dream of stabilizing an empire in India was dashed to the ground. ओवर अब क्या हो गया कि जैसे ही फ्रेंच कंपनी हार गया, बिकॉज कि हम लोग जब बिफोर वीडियो में पढ़े देखे थे, उसमें हमें पता चला था कि जो भी आया था, चाहे वो पुर्तगीज हो, फ्रेंच हो या ब्रिटिश हो, है ना, एक्सेप्ट डच। डच मैंने आपको बताया था वो प्योर कंपनी था, वो सिर्फ बिजनेस करने इंडिया आया था, सिर्फ ट्रेड करने इंडिया आया था, वो इंडिया पे कब्जा करने नहीं आया था। मैंने बिफोर वीडियो में ही आपको बताया था डच के बारे में। बट फ्रेंच, पुर्तगीज, ब्रिटिश, ये सब जो आया था यहाँ शासन करने आया था। तो फ्रांस का जो भी मतलब जो मकसद था इंडिया में शासन करने का, वो क्या हो गया? खत्म हो गया, बिकॉज कि वो ब्रिटिश से हार गया। क्लियर है? द इंग्लिश स्टेबलाइज देयर सुप्रेसी इन इंडिया। अब क्या हुआ कि इंग्लिश यानी ब्रिटिश जो है, इसका पावर इंडिया में काफी ज्यादा हो गया, है ना, बिकॉज कि वो फ्रेंच को हरा दिया था। नाउ दे कुड गो अहेड बेटर टू कन्क्वर इंडिया। अब क्या हुआ कि जब अब वो आगे जा सकता था, है ना, इंडिया को जीतने के लिए, इंडिया को और ज्यादा कब्जा करने के लिए। क्लियर है? आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि आखिर रीजन क्या था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ब्रिटिश डिफीटेड फ्रेंच। क्लियर है? हियर इज द रीजन्स फॉर द सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश एंड फेल्योर ऑफ द फ्रेंच। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि ब्रिटिश क्यों सक्सेस हो गया था वार में और फ्रेंच क्यों फेल्योर हो गया था। तो देखते हैं वन बाय वन, पॉइंट वाइज। देयर वर अ नंबर ऑफ रीजन्स ड्यू टू विच द इंग्लिश गॉट सक्सेस अगेंस्ट द फ्रेंच। बहुत सारा रीजन है ब्रिटिश का सक्सेस होने का, है ना, और फ्रेंच का फेल्योर होने का। बट कुछ मेन रीजन्स हम लोग देखते हैं। द फर्स्ट इज द ब्रिटिश हैड बेटर सेटलमेंट्स सच एज एट बॉम्बे, यानी ब्रिटिश का एक बेटर सेटलमेंट्स था। कहाँ? बॉम्बे में, कोलकाता जिसको कलकत्ता कहा जाता था, एंड मद्रास, चेन्नई जो एट प्रेजेंट हम लोग कहते हैं। तो ये जगह पर यानी ब्रिटिश का एक मतलब बेटर सेटलमेंट्स था। क्लियर है? देन दोज ऑफ द फ्रेंच फ्रॉम माहे,
चंद्रनगर, चंद्रनगर कहाँ है? बंगाल में। पांडिचेरी आप जानते ही है। ऑन द कमर्शियल एंड मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि फ्रेंच का कहाँ जैसे शासन था माहे, चंद्रनगर या पांडिचेरी में, तो वो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से था। लेकिन इसका क्या था, बॉम्बे में या कलकत्ता में, मद्रास में ब्रिटिश का बेटर सेटलमेंट्स था, अच्छी तरह से वो सेटल्ड हो चुका था। क्लियर है? द सेकेंड पॉइंट इज द इंग्लिश कंपनी इंजॉयड अ बेटर फाइनेंशियल पोजीशन। इंग्लिश कंपनी को फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा मिला था, या आप कह सकते हैं कि उसके पास मनी ज़्यादा था, फाइनेंशियल सपोर्ट ज़्यादा था। इट नेवर नेग्लेक्टेड इट्स बिजनेस इवन एट द टाइम ऑफ वार, यानी वार भी होता था तो भी वो बिजनेस को स्टार्ट रखता था, बिजनेस को वो नेग्लेक्ट नहीं करता था। Whereas the French company was always suffering enormous loss in trade। और क्या होता था जब वार होता था तो फ्रेंच कंपनी उसका क्या होता था, बिजनेस इन ट्रेड में ही लॉस होने लगता था। क्लियर है? द थर्ड पॉइंट इज द ब्रिटिश हैड फुल कंट्रोल ओवर देयर सी रूट्स। अगर हम लोग जैसे मॉडर्न इंडिया अभी पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड में अगर हम लोग बात करेंगे तो सी रूट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज सी रूट से ही ट्रेड ज़्यादा होता था। वैसे एट प्रेजेंट पे अगर हम लोग बात करेंगे तो जो भी चीज़ें अदर कंट्री से इंपोर्ट किया जाता है या फिर एक्सपोर्ट किया जाता है तो मेनली सी रूट से ही किया जाता है एट प्रेजेंट भी। क्लियर है? तो उस टाइम की अगर हम लोग बात करेंगे तो सी रूट पे जिसका कब्जा रहता था तो समझ जाइए कि वो उसका उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा वो पावरफुल होता था, बिकॉज कोई भी ट्रेडर्स आता था तो वो सी रूट से ही आता था। तो अगर सी रूट पे जिसका शासन रहता था, कंट्रोल रहता था, वो ज़्यादा पावरफुल होता था। सो बिकॉज ब्रिटिश ज़्यादा पावरफुल था, इट्स सी पावर वाज सुपीरियर टू दैट ऑफ इट्स राइवल्स, यानी उसका जो राइवल्स था उससे ज़्यादा इसके पास पावर था सी पावर पर, यानी सी पर, समुद्र पर इसका ज़्यादा पावर था। किसका? ब्रिटिश का। क्लियर है? द फोर्थ इज द इंग्लिश कंपनी गॉट फुल सपोर्ट फ्रॉम देयर गवर्नमेंट, यानी इंग्लिश कंपनी को गवर्नमेंट यानी वहाँ का, बिकॉज आप जब डिटेल में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंग्लिश कंपनी क्या प्राइवेट कंपनी थी, है ना। जैसे प्राइवेट कंपनी थी तो इसका गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट था। क्लियर है? while the French company did not get the support from their home government, और फ्रेंच कंपनी जो था उसका सपोर्ट नहीं था गवर्नमेंट का। क्लियर है? तो ये भी एक रीजन है। द फिफ्थ एंड द लास्ट इज प्राइम मिनिस्टर पिट्स पॉलिसी कंट्रीब्यूटेड मच टू द ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया। उस समय प्राइम मिनिस्टर जो भी थे पिट्स, वो मतलब उनका पिट्स पॉलिसी जो था वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, योगदान दिया इंडिया में सक्सेस होने का। ही मैनेज्ड द सिचुएशन ऑफ यूरोप इन सच अ वे दैट ही मेड द फ्रेंच बिजी इन वार्स फॉट इन यूरोप बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस एट दैट टाइम। मतलब अगर हम लोग जिस समय बात करेंगे कि फ्रेंच और ब्रिटिश जब ये युद्ध लड़ रहा था इंडिया में, तो उस टाइम भी यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में युद्ध हो रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि एक ही देश जब दो जगह युद्ध लड़ेगा तो कमजोर तो पड़ेगा ही। तो ये कहिए एक बेटर मैनेजमेंट था ब्रिटिश का, ब्रिटेन का, कि वो बेटर मैनेजमेंट के का यूज करके, है ना, यूरोप में उसी टाइम फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में युद्ध हो रहा था तो वो फ्रेंच का वहां बिजी था। तो सो क्या हुआ, सो बिकॉज फ्रांस कुड नॉट सेंड हेल्प टू द फ्रेंच इन इंडिया, यानी तब क्या हुआ कि फ्रांस जो है, बिकॉज वो खुद वहां युद्ध कर रहा था यूरोप में, फ्रांस और इंग्लैंड, तो फ्रेंच गवर्नमेंट जो है यहाँ इंडिया में फ्रेंच को सपोर्ट नहीं कर पाया। क्लियर है? इन द फॉर्म ऑफ मनी, या फिर मनी की बात करें, और मैन या फिर आदमी की बात करें यानी आर्मी की, एंड एम्यूनिशन। एम्यूनिशन मीन्स क्या होता है? गोला बारूद। क्लियर है? तो किसी तरह का हेल्प नहीं मिला। क्लियर है? बिकॉज कि उस टाइम फ्रेंच खुद युद्ध कर रहा था इंग्लैंड से। क्लियर है? आफ्टर द कार्नेटिक वॉर्स, जब कार्नेटिक वॉर हो गया था तो आप देखे थे कि ओवरऑल ब्रिटिश ही जीत गया था।
तो क्या हुआ कि द थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नाउ शिफ्टेड फ्रॉम साउथ इंडिया टू बंगाल। जैसे ही ब्रिटिश साउथ इंडिया में जीत गया तो अब वो सोचा कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए, बंगाल, है ना, वेयर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड अ फैक्ट्री, जहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फैक्ट्री था, कहाँ, कलकत्ता में, जिसको एट प्रेजेंट हम लोग कोलकाता कहते हैं। क्लियर है। इन 1577 द फ्रेंच लॉस्ट चंद्रनगर इन बंगाल टू द ब्रिटिश। 1757 में फ्रेंच जो है चंद्रनगर लॉस्ट हो गया था, यानी वो हार गया था ब्रिटिश से, चंद्रनगर जो कि बंगाल में है। इन द सेम ईयर, उसी साल 1757 में रॉबर्ट क्लाइव लेड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया बाय डिफीटिंग सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था, उसको रॉबर्ट क्लाइव हरा दिया था, है ना। तो क्या हुआ, बंगाल में ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडेशन हो गया, और यू कैन से दैट कि इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडेशन हो गया। क्लियर है। तो वो सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। बिकॉज क्या आप जानते हैं, जिस टाइम अगर हम लोग 1757 की बात करते हैं तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये तीनों एक ही स्टेट हुआ करता था। क्लियर है। आप जानते होंगे वेस्ट बंगाल से बिहार 1912 में अलग हुआ था, है ना। फिर अगर हम लोग उड़ीसा की बात करेंगे तो बिहार से 1936 में अलग हुआ था। तो दैट टाइम अगर हम लोग बात करेंगे तो उस समय ये तीनों स्टेट एक ही हुआ करता था। तो ये तीनों स्टेट का सिराजुद्दौला क्या था, नवाब था। तो बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला हार गया था ब्रिटिश से, तो बंगाल पे कब्जा ब्रिटिश का हो गया था। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बैटल ऑफ प्लासी को डिटेल में देखेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला कैसे हार गया था, किसने उसे धोखा दिया था, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे। ओके, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू टू ऑल। दैट्स ऑल फॉर टुडे।